बुआ, आज हम लोग देखते हैं मानव जनन का एक छोटा सा टॉपिक जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है अंड जनन। ठीक है, आइए हम लोग अंड जनन के बारे में सीखते हैं कि अंड जनन होता क्या है और कहाँ होता है, कब होता है, सारी चीजें। देखिए बुआ, आपको ये पता होना चाहिए कि युग्मक दो प्रकार के होते हैं। एक शुक्राणु जिसे नर युग्मक बोल देते हैं और दूसरे अंडाणु जिसको मादा युग्मक बोलते हैं। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को आप बोल देते हैं शुक्र जनन और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को आप क्या बोल देते हैं, अंड जनन। आइए देखते हैं ये कहां और कब स्टार्ट होता है। देखिए, ध्यान से देखेंगे, शायद आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि ये प्रेग्नेंट महिला है, ठीक, और इनमें ये उनके गर्भाशय है। आपको पता होना चाहिए कि गर्भाशय का स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बस आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है। ये एक प्रेग्नेंट महिला है, इनका ये गर्भाशय है और ये महिला बहुत ही अच्छी थी जिन्होंने इनके अंदर पल रहे बच्चे का भ्रूण जांच नहीं करवाई कि इनके अंदर नर है या मादा। इस महिला के गर्भाशय में एक छोटे से बच्ची थी। देखिए, ये एक महिला है, ठीक है। इनके गर्भाशय के अंदर एक छोटी बच्ची है जो लगभग ये मादा भ्रूण है। यह है मादा भ्रूण, माने छोटे बच्चे, और इनके अंदर ये है इनका अंडाशय, ठीक। और जब ये बच्ची हो जाती है 8 से 11 सप्ताह की, तब इनके अंडाशय में कुछ प्रक्रिया स्टार्ट होती है, अंड जनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इससे पहले आपको एक चीज जान लेना आवश्यक है, ये जो अंडाशय है, जो कि प्रत्येक मादा के प्राथमिक जनन अंग होते हैं, इस अंडाशय में, इस अंडाशय के बीच वाले भाग को आप क्या बोल देते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, मेड्यूला। और मेड्यूला के बाहर वाले पार्ट को आप बोल देते हैं कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन से, तो पहला अंड जनन कोशिका, और दूसरा ग्रैनुलोजा कोशिका, और तीसरा फीका कोशिका। वो थोड़ा सा हर्षीकार और दीर्घिकार पे फोकस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं, ये अंडाशय है बुआ,
और इस मादा के भ्रूण के जो अंडाशय है या फिर जितने भी मादाएं होती हैं उनमें जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय के जो कॉर्टेक्स भाग होते हैं, इनमें ये 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। अब चलिए ध्यान दीजिए, जब ये मादा भ्रूण कितने 8 से 11 सप्ताह के हो जाते हैं, तब इनके अंडाशय में जो अंड जनन कोशिका होते हैं, जो क्या होते हैं, अंड जनन कोशिका, जिन्हें आप ओगोनियम सेल भी बोल देते हैं, ओगोनियम सेल भी बोल देते हैं, जो कि द्विगुणित होता है। और जिस बच्चे को द्विगुणित और अगुणित अभी भी नहीं समझ में आता है, आप क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्स्ट्रा समय होता है डॉट क्लास, उसमें आकर के आप सीख सकते हैं, या नहीं तो आपके लिए छोटा छोटा सा वीडियो जाएगा जो आपके हर एक कॉन्सेप्ट को, छोटी छोटी चीजों को आपको बारीकी से बताया जाएगा। अब ध्यान सुनिए, इनमें जो अंड जनन कोशिका है, इसमें स्टार्ट हो जाता है वो अर्धसूत्री विभाजन। क्या स्टार्ट हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन, जो कि 2 भाग होते हैं। अगर आपको अर्धसूत्री के बारे में नहीं जानकारी है, ये भी आपको बेसिक क्लासेस में मिल जाते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको बता दें, जो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होते हैं अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा होते हैं अर्धसूत्री सेकेंड। ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, अगर कोई द्विगुणित कोशिका है और इनमें अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, ये 2 पार्ट में बट जाएंगे और दोनों अगुणित बन जाएंगे। ये आपको मोटी मोटी सी बात बताया जा रहा है ताकि आप कॉन्सेप्ट बना पाए। इसका डिटेल ऐसा कोई बात नहीं है, डिटेल इसके बारे में बहुत सारा चीज है जो आप अलग से जानकारी ले सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम में आके। अगर अर्धसूत्री 2 होता है तब क्या होता है, अगर कोई 2n कोशिका है, इसमें अगर अर्धसूत्री 2 होता है तो दोनों कोशिका 2n ही रह जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब अर्धसूत्री 2 किसके ऐसा होते हैं, समसूत्री के ऐसा। और एक चीज, अगर आप बात करें कोशिका विभाजन का, तो आपको ये भी पता होगा शायद कि कोशिका विभाजन के 4 परावस्थाएं होते हैं। कौन कौन से? मेनली 4 होते हैं। डिटेल आपको पढ़ना हो तो आप 11th में या फिर एक्स्ट्रा टाइम में आ सकते हैं। जनरली हम लोग हल्की हल्की से बात करते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट हम सिखाना चाहते हैं वो आप पकड़ पाए उस कॉन्सेप्ट को। कोशिका विभाजन की 4 परावस्थाएं होते हैं। पहला होते हैं प्रोफेज, दूसरा होते हैं मेटाफेज, और तीसरा होते हैं एनाफेज, और चौथा होता है टेलोफेज। अब ध्यान सुनेंगे, अगर अर्धसूत्री फर्स्ट हो रहा होगा तो उनमें भी ये 4 परावस्थाएं होती होगी, और अर्धसूत्री फर्स्ट में जो 4 परावस्था होगा उसके लिए आप फर्स्ट यूज वर्ड कर लेंगे, और अर्धसूत्री 2 में क्या यूज करेंगे, प्रोफेज सेकेंड करके, मेटाफेज सेकेंड, ऐसे करके। ठीक, अब यहां देखिए, जब मां के गर्भ में पल रहे बच्चे जो कि मादा हैं, जो कि 8 से 11 सप्ताह की हो गई हैं, उनमें क्या होता है, अंड जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक, किस कोशिका में, अंड जनन कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में रुक भी जाती है। ठीक है, अंड जनन तो स्टार्ट हुआ लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाते हैं। इसको आप याद रखने के लिए बहुत सारा टेक्निक है, जैसे कि आपको पता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कब स्टार्ट होता है, तो नर जब 13 साल के हो जाते हैं तब, लेकिन
मादा में क्या होता है, जब ये मादा पैदा भी नहीं हुई है, माँ के गर्भ में ही है, तभी इनमें क्या स्टार्ट हो जाता है, युग्मक बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए जो है विभाजन स्टार्ट होता है अर्धसूत्री फर्स्ट, और भगवान क्या करते हैं, उनको प्रोफेज फर्स्ट में रोक देते हैं। बस ऐसे कह रहे हैं, रोकते भगवान नहीं है, ये खुद ब खुद रुक जाता है, नेचुरल प्रक्रिया है ये। और अर्धसूत्री फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जब रुक जाते हैं, तब इसके अंड जनन कोशिका में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है, ठीक। और अर्धसूत्री फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में रुकने के बाद जो भी बदलाव आता है अंड जनन कोशिका में, उसके बाद आप अंड जनन कोशिका को बोल देते हैं प्राथमिक अंड कोशिका, जो कि अभी भी ट्रू नहीं है। इन्हें आप बोल देते हैं अंग्रेजी में प्राइमरी oocyte। फिर क्या होता है, इस प्राइमरी oocyte को पोषण देने के लिए इनके चारों ओर से कुछ कोशिकाएं इनको आवृत कर लेते हैं, ढक देते हैं, घेर लेते हैं, ताकि ये कोशिका सुरक्षित रहे और इनको निरंतर पोषण मिलता रहे। इन कोशिकाओं को आप बोल देते हैं ग्रैनुलोजा कोशिका, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात किया। जो कि ये द्विगुणित ही रहते हैं। और ये कौन सा कोशिका है, प्राथमिक oocyte, प्राइमरी oocyte। और इस पूरे संरचना को आप अब बोल देते हैं प्राथमिक पुट्टक। प्राइमरी फॉलिकल। अब ध्यान देंगे यहां, और प्राथमिक पुट्टक का निर्माण होते होते जब ये मादा भ्रूण हो जाती है 26 से 27 सप्ताह के, तब तक इनके एक अंडाशय में प्राथमिक पुट्टक की संख्या हो जाती है 20 लाख पर अंडाशय। इसके बाद इस बच्चे के जीवन काल में कभी भी प्राथमिक पुट्टक का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद जब ये बच्चे 9 महीने के हो जाते हैं और जब इनका जन्म हो जाता है, तब जन्म होने के बाद मान लीजिए बच्ची है वही, और इनका जन्म हो गया और ये खेल रही हैं, और खेलते खेलते जब ये बड़ी होते होते हो जाती हैं 11 से 13 वर्ष की, और इनमें अब पहली बार मासिक चक्र होने होते हैं, मासिक चक्र होने वाले होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाले होते हैं। उसके के 9 से 10 दिन पहले इनके प्राथमिक पुट्टक में, प्राथमिक फॉलिकल को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 डिग्री F, ठीक है। प्राथमिक पुट्टक में बहुत से बदलाव आते हैं, और इनमें परिवर्तन होना शुरू होता है। हम लोग देखते हैं अभी क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कब होने हैं परिवर्तन, लेकिन पहली मासिक चक्र के 9 से 10 दिन पहले।
अब ध्यान सुनते हैं एक चीज और। आपको पता है जन्म होने से पहले इनके अंडाशय में कितने 20 लाख क्या बन चुके थे? प्राथमिक प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होने लगते हैं? नष्ट होने लगते हैं। और नष्ट होते होते जब ये 11 से 13 वर्ष की होती हैं तब इनके एक अंडाशय में 60 से 80 हजार, हजार को हम लोग लिख देते हैं के से सूचित करते हैं, 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक बचते हैं। और इस प्राथमिक पुटक में प्रथम मासिक चक्र के 9 से 10 दिन पहले क्या आता है? बदलाव आता है। और बदलाव होने के बाद क्या परिवर्तन आता है उसको हम लोग सीखते हैं। चलिए यहां देखते हैं आगे। ये मान लीजिए वही बच्ची हैं जो कि अब हो चुकी हैं 11 से 13 वर्ष की, और इनमें प्रथम बार अब मासिक चक्र होने हैं। अब इनमें प्रथम बार क्या होने हैं? मासिक चक्र होने हैं। तब इनमें देखिए क्या क्या परिवर्तन आते हैं। आपको पता है ये कौन सा भाग होता है? अगर आप हमसे डेली क्लास ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा ये कौन सा भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है और ये कौन सा एरिया होता है। ठीक, अब ध्यान सुनेंगे। जब ये 13 साल की होनी होती है उस समय में क्या होता है? इनके जो श्रोणि गुहा में जो इनके जननांग है, ठीक, और जननांग में कौन कौन से होते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अंड जनन का, तो हम लोग अभी पूरे जननांग के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। इनके जननांग में सबसे प्रमुख अंग यही है जिनको बोल देते हैं आप अंडाशय। ये इनके प्राथमिक जनन अंग है। ये इनके प्राथमिक जनन अंग है। क्यों बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग? क्योंकि इसी में क्या बनते हैं? मादा युग्मक बनते हैं। इसीलिए इस अंग को बोल देते हैं हम लोग प्राथमिक जनन अंग। अब देखिए कैसे बनते हैं मादा युग्मक। आपको पता है अंडाशय में अब कितने प्राथमिक पुटक बचे हैं? 60 से 80 हजार। अब देखिए उनमें क्या क्या बदलाव आता है। कब बदलाव आने हैं? तो प्रथम मासिक चक्र के 9 से 10 दिन पहले। देखिए अब ध्यान से, ये अंडाशय, और इस अंडाशय में ये हमने बना रहा है प्राथमिक पुटक। आपको पता है ये है प्राथमिक अंड कोशिका और इसके बाहर ये ग्रैनुलोजा कोशिका का आवरण जो कि इनको पोषण और सुरक्षा दोनों देती है। और इसी संरचना को आप क्या बोल देते हैं? प्राथमिक फॉलिकल, प्राथमिक पुटक। ठीक, जिसमें ये कौन सा कोशिका है? ग्रैनुलोजा कोशिका। और ये कौन सा कोशिका है? प्राथमिक अंड कोशिका, जिसको आप लोग 1 डिग्री ओ भी लिख देते हैं, प्राइमरी oocyte, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है? प्रथम मासिक चक्र के 9 से 10 दिन पहले बदलाव आता है। क्या क्या चेंजेस आते हैं देखिए, इनमें बदलाव क्या क्या आता है। तो सबसे पहले ये जो आपको ग्रैनुलोजा कोशिका दिखता है, इस ग्रैनुलोजा कोशिका का जो परत है वो बढ़ जाते हैं।
बहुत सारे परतों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और दूसरा बदलाव क्या आता है, तो सभी ग्रैनुलोजा परतों के बाहर एक थीका कोशिका का परत बन जाता है। अब ध्यान सुनिए, देखिए क्या क्या चीज, क्या क्या बदलाव आता है। ये प्राथमिक पुटक का प्राथमिक अंड जनन कोशिका है। इसके बाहर जो ग्रैनुलोजा कोशिका था, जो कि पहले एक ही परत में था, यहां पे कई सारे परतों का निर्माण हो जाएगा, कई सारे परतों का निर्माण हो जाएगा। और ग्रैनुलोजा परत के बाहर कौन सा परत बन जाएगा, थीका कोशिका का परत, जो कि थोड़े से लंबे लंबे से होते हैं। उनके काम भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, आगे हम लोग सीखेंगे। आपने बहुत बार एक क्वेश्चन सुना होगा, अंडाशय हार्मोन, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का नाम सुनते हैं आप लोग, कभी कभी आप रिलैक्सिन का भी नाम सुनते हैं। ये जो एस्ट्रोजन है, उन्हें बनाने का काम यही थीका करता है, लेकिन थीका का कौन सा परत करता है वो आगे है। अभी ध्यान दीजिए इधर, ये जो संरचना बना है, जिसमें क्या क्या चीज बढ़ गया, ग्रैनुलोजा कोशिका का परत बढ़ गया, और सभी ग्रैनुलोजा परत के बाहर एक और थीका कोशिका का परत बन गया, और इसी संरचना को आप क्या बोल देते हैं, द्वितीयक पुटक, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल में देखेंगे कौन कौन सा संरचना है। सबसे बाहर में क्या है, थीका परत है, क्या है, थीका का परत है, ठीक है। उसके अंदर ये ग्रैनुलोजा कोशिका है, और सबसे अंदर में है प्राथमिक अंड कोशिका, ठीक। अब ध्यान देंगे और आगे सीखेंगे। इस सेकेंडरी पुटक में वापस से बहुत सारे बदलाव आते हैं, इनमें वापस से बहुत सारे बदलाव आते हैं, और ये बदल के बन जाते हैं तृतीयक पुटक। अब देखेंगे ध्यान से, इनमें बदलाव कौन कौन से आते हैं, सेकेंडरी पुटक में बदलाव कौन कौन से आते हैं जो कि बनते हैं तृतीयक पुटक। देखिए पहला बदलाव क्या आता है, तो जो थीका परत है वो दो परत में बदल जाता है, दो परत का निर्माण कर लेते हैं। थीका परत जो है कितने परत का निर्माण कर लेते हैं, दो। और क्या करते हैं, दूसरा बदलाव क्या आता है, तो ग्रैनुलोजा जो है, ग्रैनुलोजा कोशिका जो है वो अब कहीं कहीं से खाली होने लगते हैं, खाली होने लगते हैं, और उसी खाली जगह को आप बोलते हैं एंट्रियम। ये आपसे पूछा जा सकता है, बुआ नीट में भी, 12th के बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए एंट्रियम किस पुटक का विशेष लक्षण है, तो आप क्या बोलेंगे, तृतीयक पुटक का, क्योंकि ये सब दिखाई कहां पड़ेगा, तृतीयक पुटक में। अब ध्यान से देखिए आगे, और तीसरा क्या बदलाव आता है।
इसमें जो प्राथमिक अंड कोशिका है जो कि कहां अटका हुआ है, अर्ध सूत्री फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, वो अब हो जाता है अर्धसूत्री इसमें कंप्लीट। इस कोशिका में अब क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट पूर्ण हो जाता है, और अर्धसूत्री पूर्ण होने के कारण से उसमें दो प्रकार का कोशिका उनसे बनता है। ठीक, एक कोशिका बनते हैं बड़ा कोशिका बनते हैं, जिन्हें आप बोल देते हैं द्वितीयक अंड कोशिका। क्या बोल देते हैं, द्वितीयक अंड कोशिका। ठीक, और दूसरा कोशिका कैसा बनता है, छोटा, जिन्हें आप बोल देते हैं प्राथमिक ध्रुवीय काय। और क्या बदलाव आता है, तो जनरली इनमें यही तीनों बदलाव आता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका संरचना कैसा होता है चरचरी पुटक का। तो आपको पता है ये जो बीच वाला कोशिका है अब कितने में बदल गए, दो, एक बड़ा कोशिका और एक इसके साथ कलर चेंज कर देते हैं हम लोग छोटा कोशिका। बड़ा कोशिका को आप क्या कह रहे हैं अभी, द्वितीयक अंड कोशिका, जो कि अब क्या हो चुका होगा, एन अगुणित हो चुका होगा। ये क्या होता है अब, अगुणित। आपको पता है अर्धसूत्री फर्स्ट अगर हो जाएगा, अगर अर्धसूत्री फर्स्ट हो जाएगा तो 2n किस में बदल जाएगा, nn में। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान सुनेंगे। और जो छोटा सा दूसरा कोशिका बना है, इस कोशिका को आप क्या बोल देंगे, प्राथमिक ध्रुवीय काय। और इनके बाहर क्या क्या चीज है, तो जो ग्रैनुलोजा कोशिका था वो अभी भी खूब सारे हैं ही। लेकिन ये ग्रैनुलोजा कोशिका अब कहीं कहीं से आपको दिखाया गया है खाली होने लगते हैं। ध्यान देंगे वो। अब आगे देखेंगे क्या कह रहे थे कि ये जो अंदर में था सेकेंडरी पुटक में, क्या नाम था, प्राथमिक अंड कोशिका, इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट कंप्लीट हो गया और दो कोशिका बना, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा कोशिका को आप बोल देते हैं द्वितीयक अंड कोशिका, जो कि अगुणित हो चुका है, ये भी क्या हो चुका है, अगुणित। और एक छोटा कोशिका जिसको आप क्या बोल देते हैं, प्राथमिक ध्रुवीय काय। और इन सब के बाहर आपको पता है थीका का कैगो परत बन चुका होगा, दो परत का निर्माण हो चुका है। थीका कोशिका का दो परत, एक अंदर वाले परत और दूसरा इसके जस्ट बाहर के। अब ध्यान से सुनिए, ये जो थीका के बाहर वाले परत है इनको बोल देते हैं आप थीका एक्सटर्ना, हिंदी में बोल देते हैं बाह्य प्रवरक। ठीक है, एक्सटर्ना, और अंदर वाले को बोलेंगे थीका इंटरना।
अंतः या अंतर प्रावरक। और उसके बाद ये जो खाली जगह बने हैं, इस खाली जगह को आप बोलते हैं एंट्रियम, या हिंदी में बोल देते हैं आप गह्वर। ठीक, बाकी सारी बातें हम लोग कर ही चुके हैं। और अब जो ये संरचना बना है, इस संरचना को आप बोल देते हैं टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक पुटक। तृतीयक पुटक। और आपको पता होना चाहिए ये जो थीका इंटरना है, स्पेशली यही स्रावित करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजेन। और ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, ये आप बाद में भी इस चीज को समझ सकते हैं, अभी आप ध्यान देंगे। तृतीयक पुटक में फिर से बदलाव आता है, इसमें वापस से परिवर्तन होते हैं और बनते हैं ग्राफियन पुटक, ग्राफी पुटक। अब देखते हैं क्या क्या बदलाव आता है। ये जो एंट्रियम था, जिसको आप गह्वर बोलते हैं, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है बुआ, जिसकी बात हमने की। इसमें लीकर, फॉलिकुलाई नामक द्रव भरे होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस तृतीयक पुटक में, देखते हैं क्या क्या चीज बदलाव आता है जिस कारण से बनते हैं ग्राफियन फॉलिकल। देखिए क्या क्या बदलाव आता है। सबसे पहला बदलाव आता है जो एंट्रियम था, जिसको आप गह्वर बोल देते हैं, काफी बड़ी हो जाती है, काफी बड़ी हो जाती है। दूसरा क्या बदलाव आता है, तो जो द्वितीयक अंड कोशिका था, ये जो कि अगुणित हो चुका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिग्री O, जो कि अब हो चुके हैं अगुणित। इसमें होता है क्या कि इसमें अब शुरू होता है अर्धसूत्री सेकेंड, लेकिन वापस से रुक जाता है ये मेटाफेज सेकेंड में, रुक भी जाते हैं। ठीक, और देखेंगे और क्या बदलाव होता है। तीसरा बदलाव क्या आता है कि ये जो द्वितीयक अंड कोशिका है, अपने बाहर क्या करती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एक अकोशिकीय, एक अकोशिकीय आवरण, या आप बोल सकते हैं परत, आवरण बोलना ज्यादा बेटर है, आवरण का निर्माण कर लेते हैं। और क्या बदलाव आता है, और क्या बदलाव आता है कि अब द्वितीयक अंड कोशिका को आप ऐसे समझ चुके हैं कि द्वितीयक अंड कोशिका को जो है आप ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक, तो द्वितीयक अंड कोशिका के बाहर उपस्थित कुछ
ग्रैनुलोजा कोशिका कुछ ग्रैनुलोजा कोशिका रूपांतरित होकर एक कोशिकीय आवरण का निर्माण करते हैं, जिसे आप बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक। और जो अकोशिकीय आवरण होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जिन्हें आप बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अब ध्यान से सुनेंगे इनमें क्या क्या बदलाव आया है टर्शरी फॉलिकल में, तृतीयक ऊतक में, और अब क्या बनेंगे ध्यान सुनेंगे। पहला बदलाव आया क्या है कि गह्वर काफी बड़ी हो गई, एंट्रियम बहुत बड़ी हो गई, और सेकेंडरी उस साइट में अर्धसूत्री 2 स्टार्ट तो हुआ लेकिन रुक गया वापस से मेटाफेज 2 में। फिर तीसरा बदलाव क्या आया कि द्वितीयक अंडकोशिका जो है उसमें उसने क्या किया, अपने बाहर एक अकोशिकीय आवरण, अकोशिकीय आवरण माने कि जो कोशिका का बना हुआ नहीं है, वो हो सकता है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ हो, अकोशिकीय आवरण का निर्माण करता है जिन्हें आप बोलते हैं जोना पेलुसिडा। फिर क्या बात किए, अगला क्या परिवर्तन आता है, तो जो द्वितीयक अंडकोशिका है उसको आप 2 डिग्री ओवी लिख देते हैं। इसके बाहर उपस्थित कुछ ग्रैनुलोजा कोशिका रूपांतरित होकर एक कोशिकीय आवरण बनाते हैं जिन्हें आप बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा। अब ध्यान से सारे चीजों को देखते हैं। एक और पॉइंट है जर्म हिल, जो कि हम लोग इमेज में ही कर लेंगे, ध्यान देंगे। इसमें देखिए क्या क्या बदलाव आया है और क्या बना। टर्सरी पुस्तक में देखिए क्या क्या बदलाव आया। आपको पता है गह्वर काफी बड़ी हो गई, लेकिन और दूसरा चीज क्या कि जो द्वितीयक अंड कोशिका है उसमें अर्धसूत्री 2 स्टार्ट तो हुआ लेकिन रुक गया है, इसका मतलब डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये द्वितीयक अंड कोशिका जैसे था पहले वैसा ही है, द्वितीयक सेकेंडरी oocyte जो कि अगुणित ही है, लेकिन ये कहाँ रुका हुआ है, अर्धसूत्री सेकेंड के मेटाफेज में रुका हुआ है, मेटाफेज सेकेंड में। ध्यान से यहां देखेंगे बुआ, आपको पता है कोशिका विभाजन के जो फेजेस होते हैं वो कहाँ रुका है विभाजन के, मेटाफेज में। मेटाफेज किसको बोलते हैं, तो देखिए ऐसे समझिए कि 4 सीढ़ी है और ये जादूगरी सीढ़ी है। कोई व्यक्ति है, वो अगर पहला सीढ़ी पे आए और फिर कूद के दूसरा सीढ़ी पे आए, फिर कूद के तीसरा सीढ़ी पे आए, और फिर अगर लास्ट सीढ़ी को पार कर जाए तो वो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति में बदल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्या कह रहा है, अगर कोई कोशिका एक है इसको 2 होना है, इन परावस्थाओं से जब वो गुजर जाएगा तब ये एक से कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन यहाँ पे अभी एक ही है, क्यों, क्योंकि ये मेटाफेज 2 में रुक गया है, कंप्लीटली हुआ ही नहीं है। अब ध्यान से सुनेंगे आगे क्या होता है, ध्यान दें। ये जो सेकेंडरी oocyte है और एक प्राथमिक ध्रुवीय काय कहीं बना हुआ था जिसके काम के बारे में साइंटिस्ट को भी नहीं आइडिया है, तो आप उस चीज को उतना उसके बारे में आपको जानने की भी उतनी आवश्यकता नहीं है। इसके बाहर क्या हुआ था, ये पहले तो एक अकोशिकीय आवरण बनाया था। इससे पहले ये तो एक अकोशिकीय आवरण बनाया अपने बाहर, सुरक्षा गार्ड, जिसको आप जिला पार्षद नहीं जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा।
इसके बाहर बोले थे कुछ ग्रैनुलोजा कोशिका रूपांतरित होकर के एक अलग से कोशिकीय आवरण का निर्माण कर लेते हैं। इस कोशिकीय आवरण को आप बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इस कोशिकीय आवरण को आप बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा। इनको आप बोलते हैं अब ध्यान देंगे बुआ। इसके बाद क्या बोले थे कि एंट्रियम बहुत बड़ी हो गई है, गह्वर काफी बड़ी हो गई है, लेकिन क्या होता है कुछ ग्रैनुलोजा कोशिका जो है ये कोरोना रेडिएटा यानी कि द्वितीयक अंड कोशिका से जुड़ करके परिधि की ओर होता है। देखिए कुछ जो ग्रैनुलोजा कोशिका है जो कि परिधि और द्वितीयक अंड कोशिका के लगभग संपर्क में, इनको आप बोल देते हैं जर्महील। ठीक ठीक, और ये एंट्रियम है जो कि बहुत बड़ी हो गई है, और इसके बाहर आपको पता है कि थीका के परत हैं। कितने? 2 थीका के परत अभी भी हैं। थीका इंटरना और ये थीका एक्सटर्ना। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो आप तृतीयक पुटक में देख रहे हैं ये सब बदलाव आया है। कौन कौन सा एक बार वापस से रिपीट करके देख लीजिए। ये जो गह्वर था खाली जगह, ये देखिए इसमें कितनी बड़ी हो गई, और क्या हुआ जो सेकेंडरी ऊसाइड था उसमें अर्धसूत्री सेकेंड स्टार्ट हुआ लेकिन रुक गया, तो ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, तो वैसा का वैसा ही है। तीसरा क्या आया है कि सेकेंडरी ऊसाइड क्या किया, अपने बाहर एक अकोशिकीय आवरण का निर्माण किया जिनको आप जोना पेलुसिडा कहते हैं, जो कि ये रहा। और इसके बाद क्या बात की कि इसके बाहर सेकेंडरी ऊसाइड के बाहर कुछ ग्रैनुलोजा कोशिका रूपांतरित होकर के एक कोशिकीय परत का निर्माण करते हैं जिन्हें कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जो कि ये रहा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कोरोना रेडिएटा किसका रूपांतरण है, तो आप बोलेंगे ग्रैनुलोजा कोशिका का। ठीक, अब देखिए टर्सरी पुटक में है, माने तृतीयक पुटक में इतने सारे बदलाव होने के बाद जो बने हैं ना, इसी संरचना को आप क्या बोल देते हैं? ग्राफी पुटक या ग्राफियन फॉलिकल आप बोल देते हैं। ठीक, या इसी को आप परिपक्व पुटक भी बोल देते हैं, परिपक्व पुटक। ठीक है, या शॉर्ट में आप जीएफ भी बोल देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो परिवर्तन आपने अभी अभी देखा है, ये सारे परिवर्तन कहाँ हो रहा है बुआ? ये अंडाशय में हो रहे हैं। किसके अंडाशय में? तो इस बच्ची के अंडाशय में, जो कि अभी 11 से 13 वर्ष की है, और इनमें क्या होने वाला है? प्रथम बार मासिक चक्र आने वाले हैं।
इनमें जब पहली बार मासिक चक्र आने वाले होते हैं उस टाइम में ये सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब देखिए ध्यान से बुआ, ये जो प्रक्रिया आपने देखा, वापस से लास्ट टाइम में रिकैप करेंगे सारी चीजों को। ये जो आपने देखा, इस बच्चे के अंडाशय में कितने सारे परिवर्तन आए प्रथम मासिक चक्र के 9 से 10 दिन पहले। ये पुटक का विकास होता है, पुटकीय विकास होता है, जिसमें प्राथमिक पुटक में कुछ कुछ परिवर्तन आते हैं, फिर बनते हैं द्वितीयक पुटक, और द्वितीयक पुटक में फिर परिवर्तन आते हैं, फिर बनते हैं तृतीयक पुटक, और तृतीयक पुटक में फिर बड़ी परिवर्तन आते हैं और बनते हैं ग्राफी पुटक। और ये ग्राफी पुटक जो है मासिक चक्र के 14वें दिन, मासिक चक्र के 14वें दिन ये ग्राफी पुटक टूट जाते हैं और टूट के यहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। ग्राफी पुटक से इसका सेकेंडरी oocyte या फिर द्वितीयक अंड कोशिका का निकलना और ये अंडाशय से बाहर मुक्त होना कहते हैं अंडोत्सर्ज या अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ओवुलेशन। कब होता है ये, कब होता है ओवुलेशन? तो मासिक चक्र के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन। ठीक है, अगर आप मासिक चक्र नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े, तो आप जो है हो सकता है अगले वीडियो में हम आपको बना के दे दे बहुत इजी तरीके से कि होता क्या है, इनमें कौन कौन से प्रावस्थाएं होते हैं और इनके बीच क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ से ग्राफी पुटक से ये द्वितीयक अंड कोशिका बाहर निकलते हैं, जिस प्रक्रिया को आप अंडोत्सर्ग कहते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तब अंडाशय के बाहर में ये जो अंडवाहिनी नली के अंतिम भाग है, जिन्हें आप बोल देते हैं कीपक, उनमें जो उंगली नुमा संरचना दिखता है, इन्हें आप बोलते हैं झालर। ये झालर क्या करते हैं, इनको पकड़ के अपने अंदर जो खाली जगह होते हैं इनको बोलते हैं ऑस्टियम, ऑस्टियम के द्वारा भेज देते हैं अंडाशय के सबसे फूले हुए भाग, जिन्हें आप बोल देते हैं क्या, एम्पुला, उसमें चले जाते हैं ये। ठीक है, यहां चले आते हैं। यहां आने के बाद आपको पता है कि ये मिलते हैं किससे, शुक्राणु से मिलते हैं, और शुक्राणु से मिलने के बाद इनमें अर्धसूत्री सेकेंड कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और ये जो पूरा प्रक्रिया आप सुने हैं अभी, इन्हीं को आप बोल देते हैं ये अंड जनन। ठीक है, जिसमें आपको बस इतना तक जानना होता है ये ग्राफी पुटक कैसे बनते हैं, ये ग्राफी पुटक बनने की प्रक्रिया तक ये अंडजन खत्म है। इसके बाद की जो प्रक्रिया हमने अभी आपको बताया थोड़ा सा कि शुक्राणु से मिलते हैं, इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है बुआ। और निषेचन इतनी छोटी वर्ड है और आपको लगता है कि इतना छोटा चीज है, लेकिन है नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अगर होगा तो निषेचन के बारे में हम आपको अलग से एक और टॉपिक, एक और वीडियो बना करके बताया जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही जानते हैं। एक बार और रिकैप करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या बात की है कि ये कोई माता जी हैं, रामलाल की बीवी, जैसे आप क्लास में सुनते हैं अक्सर। इनमें क्या है, ये बहुत अच्छी बीवी है और बहुत अच्छी माँ है, क्योंकि अपना भ्रूण का जांच नहीं कराई और पता चला कि सच में इनमें क्या पल रही थी, एक मादा, एक बच्ची। ठीक, जिनके ये अंडाशय के बारे में है क्या कि आपको पता होना चाहिए कि अंडाशय में जनरली 3 प्रकार के कोशिका मिलते हैं। ठीक है, जो कि आपको वीडियो की शुरुआत में बताया गया था, और आप जो है वीडियो को पॉज करके या पीछे जा करके फिर से वो चीज देख सकते हैं। अंडाशय के कॉर्टेक्स भाग में 3 प्रकार के
सेल्स थे जो कि अंड कोशिका थे, अंडजनन कोशिका थे, और ग्रेनुलोजा कोशिका थे, और थीका सेल थे। इस थीका सेल और ये जो आपको दिखाई पड़ते हैं अंडजनन कोशिका, ये जूम नहीं हो पा रहा है अभी सर, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू है। इसके बारे में आप वीडियो को शुरू से फिर से वापस से रिकैप कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।